तो 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 और a + b की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, a > b दे रखा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिख रहा होगा सब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan a + b = हमें √3 दे रखा है, तो √3 को भी tan की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये tan 60 के इक्वल टू होता है। तो हमने लिख दिया tan a + b = tan 60। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a + b = 60 डिग्री, क्योंकि a + b की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसलिए tan 60 के बराबर है। अब tan a - b ये भी हमें दे रखा है, ये 1/√3 के बराबर दे रखा है, तो इसको हम tan 30 लिख सकते हैं 1/√3 को। तो tan यहाँ से a - b की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 डिग्री। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने पर अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दें, तो a + a हो जाएगा 2a और b - b कट जाएगा, 0 हो जाएगा, = 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 45 + b = 60 यानी कि b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी पता चल चुके हैं, ये इसका आंसर हो गया। एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 15 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। इसमें हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ट्रू या फॉल्स बताना है और अपना रीज़न देना है कि क्या रीज़न है इसके फॉल्स होने का या ट्रू होने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है sin a + b = sin a + sin b। तो ये तो फॉल्स है, इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। दिस इज़ फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ आपको, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो sin a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a cos b + cos a sin b। लेकिन हमें कैसे प्रूव करना है ये, क्योंकि फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ले लेते हैं लेट, कोई भी एंगल मान लेते हैं, लेट a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो LHS में देखते हैं, पहले LHS की वैल्यू निकालते हैं। sin 60 + 30 यानी कि sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री तो 1 होता है, तो LHS की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे RHS की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू पुट करके। तो RHS में sin A यानी कि sin 60 + sin B यानी कि sin 30, तो ये हो गया √3/2 + 1/2। तो क्या √3 + 1/2 1 के इक्वल है? 1 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ से ये प्रूव होता है कि sin a + b = sin a + sin b नहीं होता है, ये फॉल्स है। अब इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो क्या ये ट्रू है? तो ये सेकंड वाला जो है, इसमें पूछ रहा है कि यदि थीटा बढ़ा दिया जाए तो क्या sin थीटा भी बढ़ जाता है, तो ये ट्रू है। ये तो आपको वैल्यू से ही पता है कि थीटा की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो वैल्यू 1/2 हो जाती है। थीटा की वैल्यू अगर 45 लेते हैं तो 1/√2 और बढ़ जाती है, और 90 डिग्री लेने पर 1 हो जाती है। तो मतलब थीटा बढ़ाने पर sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है। आप ऐसे ट्रू बता सकते हैं। एक और मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, कंसेप्चुअल जो एक्सप्लेनेशन है इसका, उसको देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एंगल है थीटा, यहाँ पर इस थीटा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो sin थीटा की जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से हमें sin थीटा की वैल्यू हमने रखी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर हम थीटा को बढ़ाएं या घटाएं, मान लीजिए थीटा को पहले मैं कम करता हूँ, थीटा मैंने इतना कर दिया, बेस अब भी सेम है। तो जब इस थीटा को कम करेंगे, अब मान लीजिए थीटा ये रह गया, तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो आप निकालोगे तो ये कम ही आएगा।
नए वाले में मान लीजिए अगर आप परपेंडिकुलर ये थीटा डैश मान लेते हैं, अब हमने एंगल जो है वो छोटा कर दिया है, तो साइन थीटा डैश इक्वल्स टू इसको पी डैश मान लेते हैं, तो पी डैश अपॉन हाइपोटेनस को एच डैश मान लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या प्रूव करना है, क्योंकि थीटा डैश लेस है तो साइन थीटा डैश की वैल्यू पी डैश अपॉन एच डैश ये इससे कम होनी चाहिए अगर ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो, क्योंकि थीटा ज़्यादा होगा तो साइन थीटा ज़्यादा होगा, ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में बोला है जो कि ट्रू है। तो हमें प्रूव करना होगा कि साइन थीटा यानी कि बड़ी वैल्यू लेने पर जो पी अपॉन एच का रेशियो आ रहा है वो इससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए बेस बी है, तो बेस तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, दोनों ट्रायंगल में कांस्टेंट है, तो हाइपोटेनस को हम लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन द रूट, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब एच डैश की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, एच डैश जो है वो दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा पी डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बेस तो उसमें भी सेम है, सिर्फ परपेंडिकुलर बदला है। तो पहली जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे पी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेशियो बन गया। साइन थीटा डैश दूसरा जो रेशियो उसको हम लिखेंगे पी डैश अपॉन पी डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू इस वाले केस में ये आई और साइन थीटा डैश की वैल्यू ये आई। हमें प्रूव करना था कि साइन थीटा डैश की वैल्यू जो है वो कम आनी चाहिए साइन थीटा से। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, नीचे से p कॉमन ले लेते हैं, तो p अपॉन, अब यहाँ से अगर p स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट में से और बाहर निकल के वो p हो जाएगा, यानी कि p अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। कॉमन लेना आइए होगा, आप पे आता ही होगा। तो इसकी वैल्यू हो गई p से p कट जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी डैश का स्क्वायर। अब देखिए दोनों केस में ये दोनों फ्रैक्शन बन के आ गई। अगर जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है हमें कैसे पता चलेगा। देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी तो दोनों में ही सेम है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, लेकिन पी स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि पी जो था वो बड़ा वाला था, पी वाला हमने बड़ी वाला परपेंडिकुलर माना था। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कम होगी, और नीचे की जो वैल्यू कम है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। यहाँ यानी कि मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज एंड बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो पी स्क्वायर की वैल्यू है ज़्यादा, तो बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ये छोटा है नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या है, अगर हम इसमें 1 1 ऐड करते हैं दोनों साइड में तो भी कोई बात नहीं है, सेम ही रहेगा बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर। अगर इन्हीं का रूट ले लेते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो रूट भी ले सकते हैं इनका, दोनों का रूट ले लें, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी डैश का स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो है डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और ऊपर न्यूमरेटर दोनों में सेम है तो फ्रैक्शन जो है वो ये वाली बड़ी होगी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो साइन थीटा डैश से ज़्यादा है, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन जो है ये काफ़ी टफ है, नॉर्मली कोई टीचर इसको बताता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। एक और बार मैं समझा देता हूँ, इसलिए आपको हो सकता है कई लोगों के समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको आप दोबारा समझ लेना। तो पहले हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल लिया था ये वाला, जिसका परपेंडिकुलर हमने पी माना था, ये वाला एंगल थीटा था, बेस बी था और हाइपोटेनस एच था। तो यहाँ से हमने जब साइन थीटा की वैल्यू रखी तो वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सिंपल है, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। अब हमने क्या किया, इस बात को प्रूव करने के लिए कि थीटा ज़्यादा होता है तो साइन थीटा भी ज़्यादा होता है, हमने एंगल को छोटा कर दिया, तो थीटा डैश मान लिया छोटे एंगल को। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर बन रहा था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बनेगा, यानी कि पी डैश बोल दिया उसको हमने, तो ये पी डैश हो गया। लेकिन बेस अभी हमने सेम ही रखा था, अगर परपेंडिकुलर चेंज हुआ है और बेस सेम है तो हाइपोटेनस भी चेंज होगा, उसको हमने एच डैश मान लिया। तो अब दूसरे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में हमने लिखा साइन थीटा डैश इक्वल्स टू पी डैश अपॉन एच डैश। अब चूँकि थीटा डैश जो है वो छोटा एंगल है थीटा से, तो साइन थीटा डैश की वैल्यू कम आनी चाहिए पी बाई एच से, यानी कि पी डैश बाई एच डैश इज लेस देन पी बाई एच, ये आना चाहिए। तो इसको हमें प्रूव करना था ऊपर वाली स्टेटमेंट को
प्रूव करने के लिए। तो पहले हमने हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिख लिया, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। फिर हमने एच डैश को लिख लिया अंडर रूट में पी डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट की फॉर्मूले में। हमने यहाँ से पी को कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर को कॉमन लिया था अंडर रूट से, तो अंडर रूट के बाहर जब निकालेंगे तो वो पी आ जाएगा, और पी से पी कैंसिल हो गया तो 1/1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आ गया अंडर रूट में। सिमिलरली यहाँ से जब पी डैश को कॉमन लिया तो 1/1 प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट में पी डैश का स्क्वायर आ गया। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर थे उनको कंपेयर किया, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रैक्शन की, क्योंकि न्यूमिनेटर दोनों केसेस में सेम है। तो बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी ये दोनों फ्रैक्शन ही है अब, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है पी डैश स्क्वायर, पी डैश कम है पी से, तो इसकी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो कम आएगी, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से फिर हमने दोनों साइड में एक ऐड किया, तो दोनों साइड में एक ऐड करने पर भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, दोनों का रूट भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही वैल्यू है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये तो इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था, और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर ये इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था। दोनों को कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि बी स्क्वायर बाई पी डैश स्क्वायर वाला जो है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर अगर इसका बड़ा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन साइन थीटा डैश। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है तो आप दोबारा देख लेना, इसको आ जाना चाहिए, वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और ये सॉल्यूशन शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा, स्कूल में तो शायद ही कोई नहीं कराता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन वैसे करेक्ट वाला तो यही है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है। बाकी अगर आप वैल्यू पुट करके दिखा दें कि 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पर 1/2 ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी कहीं तक ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है। अगर ये आप पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे अगला वाला ऑप्शन देखते हैं हम, ये वाला तो सॉल्व हो गया। थर्ड केस में हमसे पूछ रहा है, मैं दिखा देता हूँ पहले। ये रहा थर्ड केस। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो क्या थीटा में कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ये ऐसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन। तो देखिए कॉस थीटा, क्या अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि आप इसी से देख लीजिए, अगर आपको वैल्यू याद है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस अगर एंगल को मैं बढ़ा दूँ 30 डिग्री कर दूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2, ये 1 से कम वैल्यू है। और अगर इसकी वैल्यू और बढ़ा दूँ cos 45 कर दूँ तो ये 1/√2 हो जाती है, जो कि इससे भी कम है। ऐसे ही करते करते अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ वैल्यू को तो ये 0 हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री पर 1 है और 90 डिग्री पर 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो वो कम हो रही है थीटा के साथ। तो थीटा बढ़ाने पर cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका भी हम एक्सप्लेनेशन ऐसे ही दे सकते हैं जैसे ऊपर वाले का दिया था, सेम टू सेम। अगर इसको मैं करके दिखाऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए फिर भी मैं करके दिखाई देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, इस बार 2 ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ही में बार बार थोड़ा कम समझ में आता है। 2 ट्रायंगल हैं, मान लीजिए पहले का नाम रख दिया मैंने ABC और दूसरे का नाम रख दिया PQR। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल हम θ1 मान लेते हैं और दूसरा वाला एंगल इसमें θ2 मान लेते हैं। तो पहले वाले केस में हमने परपेंडिकुलर मानना है P1 और बेस है B1 और हाइपोटेनस हो जाएगा H1। अब दूसरे वाले केस में क्या कर रहे हैं, मैं परपेंडिकुलर को यहाँ पे मान लेता हूँ P2 और बेस को मान लेता हूँ B2, इसको मान लेता हूँ H2। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को हम सेम ही मान लेते हैं, अगर यहाँ पे P1 को भी P मान लेते हैं और P2 को भी P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को सेम रहने देते हैं। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि θ1 जो है, लेट θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, यानी कि θ2 जो है कम है, तो इसका मतलब क्या है कि B2 जो है वो B1 से कम होगा। यानी कि इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। जैसे ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने परपेंडिकुलर को सेम रखा है,
तो यहाँ से 2 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 ट्रायंगल बना लिए, एक में बेस है B1 और दूसरे का बेस जो है ये पूरा है B2। सॉरी उल्टा कर देते हैं, ये पूरा बेस जो है वो B1 है और ये वाला B2 है। तो इसका जो एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा, इनमें साफ साफ दिख रहा होगा, अगर B1 ज़्यादा है तो इसका एंगल कम होगा सेम परपेंडिकुलर पर। तो वही केस हमने लिया यहाँ पर कि अगर θ1 ज़्यादा है तो B1 जो है वो छोटा, B1 जो है वो बड़ा होगा, सॉरी B1 छोटा होगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, B2 जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे ऊपर वाले की तरह। पहले हम cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। cos θ1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस में हाइपोटेनस को दोबारा से वही लिख लेते हैं B1 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहाँ से B1 को अगर कॉमन लेता हूँ मैं नीचे से, तो B1 कॉमन में आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस P स्क्वायर बाई B1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब B1 से B1 को कैंसिल कर दूँ तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस P स्क्वायर बाई B1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ऐसे ही हम cos θ2 की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल से लिखेंगे, तो ये हो जाएगी B2 अपॉन H2। अब H2 की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट करके B2 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, परपेंडिकुलर दोनों केस में हमने सेम ही माना है, तो ये हो जाएगा B2 अपॉन, नीचे से अगर B2 इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस P स्क्वायर बाई B2 स्क्वायर। अब B2 से B2 को काटते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस P स्क्वायर बाई B2 का स्क्वायर। अब हमें cos θ1 और cos θ2 कंपेयर करना है। देखिए शुरू में हमने क्या माना है, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, और अगर हमें इस स्टेटमेंट को फॉल्स ट्रू प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि θ1 जो है अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो cos θ1 की वैल्यू cos θ2 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूव, अगर θ1 ज़्यादा है तो cos θ1 की वैल्यू cos θ2 से कम होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, तभी ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स प्रूव होगा। तो चलिए पहले cos θ1 और cos θ2 को कंपेयर करते हैं। cos θ1 की वैल्यू यहाँ से ये आई, cos θ2 की वैल्यू यहाँ से ये आई, सेम तरीके से कंपेयर करना है। यहाँ पे P स्क्वायर दोनों में है, लेकिन जो B1 स्क्वायर है और B2 स्क्वायर ये अलग है। अब B2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, अगर B2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी है कि इसको और इसको कंपेयर करने पर इसकी वैल्यू जो है वो कम आएगी, क्योंकि B2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, यानी कि इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये कम है, तो पूरी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ एक्सपेरिमेंट की थी अच्छे से, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर यहाँ पर B1 स्क्वायर की वैल्यू जो है, B1 की वैल्यू जो है वो कम है, तो B1 की वैल्यू कम है तो B1 जो है वो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, और B1 की वैल्यू कम होने पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप, cos θ2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है cos θ1 से। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे एंगल बड़ा है लेकिन कॉस्ट, उस एंगल का जब कॉस्ट लिया जा रहा है तो वो ज़्यादा आ रहा है छोटे एंगल का। समझ गए होंगे। अब इससे अगला वाला देखते हैं। अगला केस जो है उसमें पूछ रहा है, 4th नंबर पर आ गए हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4th, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें पूछ रहा है फॉर एवरी थीटा, यानी कि प्रत्येक थीटा के लिए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री पर ही चेक कर लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 की वैल्यू आ रही है 1। तो 0 और 1 तो इक्वल है ही नहीं, तो ये तो यहीं से गलत प्रूव हो गया, यानी कि आंसर फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है? सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर। अगर हम 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं
तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में ही है अभी आपके सिलेबस में, तो उसमें तो थीटा सिर्फ 45 डिग्री हो तभी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। अब इससे अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि कॉट 0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉट 0 आपको पता होगा, ये कॉट 0 होता है 1/tan0, क्योंकि tan का उल्टा होता है, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो जी ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित है, क्योंकि किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। बस ये 2 क्वेश्चन जो थे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, और थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने ये वाला तरीका सीख लिया और आप इसको बोर्ड एग्जाम में करके आए तो टीचर एकदम खुश हो जाएगा, आपसे पूरे नंबर देगा, और हो सकता है आपकी कॉपी को थोड़ी ढिलाई में भी चेक करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।